औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। आज हम क्लास 12 के यूनिट नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पेंक्रियास। तो इस टॉपिक में हमने पेंक्रियास के मुतालिक पढ़ना है कि पेंक्रियास का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पेंक्रियास का फंक्शन कैसा होता है और ये किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। पेंक्रियास एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होता है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन टिश्यूज दोनों से मिलकर बनता है और यही वजह है कि इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। एंडोक्राइन पार्ट जो पेंक्रियास का होता है उसमें पेंक्रियाटिक आइलेट्स ऑफ लैंग्रांज सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। पेंक्रियास कंसिस्ट ऑफ अ हेड लोकेटेड विद इन द कर्वेचर ऑफ द ड्यूटेनियम। पेंक्रियास का स्ट्रक्चर है यहाँ से कि पेंक्रियास का एक हेड होता है। उसका स्ट्रक्चरली जो है वो अगर हम उसको देखें तो वो हेड जो है वो ड्यूडेनियम के कर्वेचर के अंदर लोकेट होता है, यानी ड्यूडेनियम जो है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है वहाँ उसका जो कर्व हिस्सा होता है उसके अंदर जो है वो ये हेड लोकेटेड होता है, हेड मौजूद होता है। इसके साथ साथ पेंक्रियास में एक बॉडी और एक टेल होती है विच एक्सटेंड टू द स्प्लीन, और वो एक्सटेंड होते हुए आगे तक जो है वो स्प्लीन तक पहुंच जाती है। स्ट्रक्चर को आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली बहुत अच्छा सा नजर आ रहा होगा। ये इसका हेड है पेंक्रियास का जो कि ड्यूडेनियम के कर्वेचर में अंदर फिट होता है। इसके साथ इसकी ये तो इसका जो है वो ब्रॉड हिस्सा होता है इसलिए इसे हेड कहा जा रहा है। फिर आगे जैसे ये थोड़ा सा नैरो होता है इसलिए इसे नेक कहा जा रहा है, नेक और बॉडी। और फिर आगे ये मजीद जो है वो नैरो हो जाता है इसलिए वो टेल टाइप स्ट्रक्चर बना लेता है। तो हेड जो है वो वाइडेस्ट पार्ट होता है लोकेटेड इन द सी शेप्ड कर्व्ड ऑफ द ड्यूटेनियम। सी शेप कर्व्ड ड्यूटेनियम का जो एक पार्ट होता है वहां पर ये हेड मौजूद होता है। नेक जो है वो कनेक्ट्स द हेड टू द बॉडी, बॉडी को हेड के साथ कनेक्ट करती है। बॉडी जो है वो मेन पार्ट होता है पेंक्रियास का और वो स्टमक के बिहाइंड में पीछे की तरफ लोकेट होता है। एंड टू द लेफ्ट ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, और जो वहां पर स्टमक के साइड पर लेफ्ट साइड पर एक सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स मौजूद होती है, उसके साथ ये बॉडी जो है वो लोकेट होती है। टेल टैपर्ड एंड होता है इसका लोकेटेड नियर द स्प्लेनिक हीलियम। ये स्प्लीन के पास जो है वो मौजूद होता है। इसका जो टेल होता है द पॉइंट वेयर द स्प्लीन कनेक्ट टू द स्ट्रक्चर, ये वो पॉइंट होता है, वो जगह होती है जहां पर स्प्लीन जो है वो कनेक्ट हो रहा होता है स्ट्रक्चर के साथ। तो उस जगह पर इसकी पेंक्रियास की टेल मौजूद होती है। जैसे कि पहले जिक्र किया गया था कि पेंक्रियास में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। तो अगर पेंक्रियास के एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम देखें तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन जो होती है, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन होती है पेंक्रियास से, उसे पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है एंड हैज 2 मेजर कंपोनेंट्स। और उस पेंक्रियाटिक जूस में 2 मेजर कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। एक्वस कंपोनेंट यानी जो पानी की तरह के लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं वो, और एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलती है जिसे पेंक्रियाटिक जूस कहा जाता है। और इस पेंक्रियाटिक जूस में के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है जिसे एक्वस कंपोनेंट कहा जाता है और एक एंजाइमेटिक पार्ट होता है जिसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं, उन्हें एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम that enters the small intestine from the stomach। बाइकार्बोनेट जो मौजूद होते हैं उसके अंदर वहां पर ये जो है ये एसिडिक काइम वो जो फूड जो कि स्टमक से आ रहा होता है, चूंकि स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होता है यानी HCl मौजूद होता है, तो वो जो काइम होता है, वो जो फूड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो ये बाइकार्बोनेट उस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंजाइमेटिक कंपोनेंट ऑफ द पेंक्रियाटिक जूस के जो एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स हैं वो फूड में मौजूद जितनी भी क्लासेस होती हैं, यानी जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, फूड में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स फैट्स हैं मौजूद हैं, उन सब को ये एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स जो है वो पेंक्रियाटिक जूस के डाइजेस्ट कर रहे होते हैं और बहुत अहम किरदार अदा करते हैं उनकी डाइजेशन में। द मेजर प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स आर ट्रिप्सिन्स, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज। इनमें से जो एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स में जो मेजर जो बहुत ज्यादा अहम हैं वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं, जिनमें ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है, एक काइमोट्रिप्सिन और एक कार्बोऑक्सी पेप्टाइडेज होते हैं। They are secreted in their inactive form as trypsinogen, chymotrypsinogens and procarboxypeptidase। जब सीक्रीट होते हैं तो ये अपने इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रीट होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में इन्हें
ट्रिप्सिन नहीं कहा जाता है, ट्रिप्सिनोजिन कहा जाता है। यही ट्रिप्सिनोजिन जब एक्टिव हो जाता है तो फिर उसे ट्रिप्सिन कहा जाता है। एक्टिव का मतलब जब ये अपना काम करना शुरू करता है। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में क्या कहलाते हैं? ट्रिप्सिनोजिन कहलाते हैं, काइमोट्रिप्सिनोजिन कहलाते हैं और प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज कहलाते हैं। और एक्टिवेट हो जाते हैं जब उसमें से पेप्टाइडेज को रिमूव किया जाता है, जो कि एक प्रोटीन का एक लार्जर प्रिकर्सर होता है। यानी प्रोटीन के अंदर जो पेप्टाइडेज मौजूद होते हैं उसे जब रिमूव किया जाता है तो ये ट्रिप्सिनोजिन जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। जब ये एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये डाइजेस्ट करने लग जाते हैं, डाइजेशन का काम शुरू कर देते हैं। ट्रिप्सिनोजिन्स इज एक्टिवेटेड बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स एंटीरोकाइनेज इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजिन को जो है वो कौन एक्टिवेट करता है? एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जिसे एंटीरोकाइनेज कहा जाता है, वो इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी एक्टिव कर देता है। ट्रिप्सिन देन एक्टिवेट्स मोर ट्रिप्सिनोजिन्स एज वेल एज काइमोट्रिप्सिनोजिन्स एंड प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज। और ये ट्रिप्सिन जब एक्टिव हो जाता है तो ये मजीद जितने भी जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको भी एक्टिव करता है, यानी काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिव करता है और प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज को भी एक्टिव करता है। अमाइलेज कंटिन्यूज द पॉलीसेकेराइड्स डाइजेशन दैट वाज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। हमने जब अपना डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ओरल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि माउथ के अंदर ही जो है वो डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स की शुरू कर देता है। तो अमाइलेज जो है वो अपने इस डाइजेशन को कंटिन्यू करके रखता है और पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उसकी डाइजेशन होती है। ओरल कैविटी में जो डाइजेशन हो रही होती है वो डाइजेशन जो है वो कंटिन्यू रहती है इंटेस्टाइन तक। पैंक्रियाटिक लाइपेज ब्रेक डाउन लिपिड्स इनटू फ्री फैटी एसिड्स, ग्लाइसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसिस एंड राइबोन्यूक्लियेसिस। इसके साथ साथ जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं उसमें पैंक्रियाटिक लाइपेजेस मौजूद होते हैं और इनका काम ये होता है कि ये लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं और लिपिड को ब्रेक करके फ्री फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसिस में और राइबोन्यूक्लियेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। रिड्यूस डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड टू देयर कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स रिस्पेक्टिवली। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो राइबोन्यूक्लियेसिस होते हैं ये डीएनए को रिड्यूस करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड में और अपने उसके कंपोनेंट्स में, न्यूक्लियोटाइड्स में, और इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते जाते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। अब हमने पैंक्रियाटिक जूस से रिलेटेड पढ़ा, अब यहाँ पर इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि इस पैंक्रियाटिक जूस का और जो बाइल की सिक्रीशन है उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, क्या ताल्लुक होता है विद द सिक्रीटिंग ऑफ हार्मोन, जब हार्मोन जो है वो सिक्रीट हो रहे होते हैं। तो सिक्रीशन ऑफ बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस इज रिलेटेड टू द हार्मोन सिक्रीटिन। जो बाइल की सिक्रीशन है और पैंक्रियाटिक जूस की जो सिक्रीशन है उन दोनों का ताल्लुक हार्मोन सिक्रीटिन से होता है। सिक्रीशंस ऑफ बाइल इज रिलेटेड टू सिक्रीटिन हार्मोन। इसको पहले हम पढ़ते हैं। ल्यूमेन के ड्यूडीनियम के अंदर, ड्यूडीनियम का जो ल्यूमेन होता है उसमें जो फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं ये फैटी एसिड्स एंडोक्राइन सेल्स को स्टिम्युलेट करते हैं। इनके स्टिम्युलेशन की वजह से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे कॉलिक साइटोकाइनिन यानी सीसीके कहा जाता है। ये सीसीके जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टिम्युलेट करता है इन स्मूथ मसल्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है गॉल ब्लैडर के और अलाउइंग बाइल रिलीज इनटू ड्यूडीनियम। और इसकी वजह से, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को रिलीज करता है ड्यूडीनियम के अंदर। तो एसिडिक काइम इन द ल्यूमेन ऑफ द ड्यूडीनियम स्टिम्युलेट्स अदर एंडोक्राइन सेल्स। और यहाँ पर तो फैटी एसिड्स जो है वो कर रहे थे, ल्यूमेन के अंदर जो फैटी एसिड्स मौजूद थे वो ड्यूडीनियम को स्टिम्युलेट कर रहे थे और उसकी स्टिम्युलेशन की वजह से स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी और उसकी स्टिम्युलेशन की वजह से एक हार्मोन रिलीज हो रहा था कॉलिक साइटोकाइनिन, और ये हार्मोन जो है वो स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में से बाइल जो है वो रिलीज हो रहा था ड्यूडीनियम में। सेकेंड, इसका फंक्शन ये होता है कि जो एसिडिक काइम होती है ल्यूमेन में, ड्यूडीनियम के ल्यूमेन में जो एसिडिक काइम होती है वो स्टिम्युलेट करती है दूसरे और मजीद एंडोक्राइन सेल्स को टू रिलीज द हार्मोन सिक्रीटिन, और इसकी वजह से हार्मोन सिक्रीटिन रिलीज होते हैं। अब ये जो सिक्रीटिन है, ये जो प्रोड्यूस हुई है, ये ड्यूडीनियम के अंदर
सर्कुलेटरी ड्यूटेनियम के रास्ते सर्कुलेटरी सिस्टम में चली जाती है और सर्कुलेटरी सिस्टम से ये लिवर में आते हैं और लिवर में जो एंजाइम्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं, वो रिलीज होते हैं लिवर से, जो कि बाइल में आ जाते हैं। सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज रिलेटेड टू सिक्रीटिन हार्मोन। पैंक्रियाटिक जूस की जो सिक्रीशन है उसका सिक्रीटिन हार्मोन के साथ क्या ताल्लुक है, इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे। पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन जो है वो हार्मोन्स सिक्रीटिन को रेगुलेट करती है और इसके साथ साथ CCK यानी कॉलिक साइटोकाइनिन को भी रेगुलेट करती है, जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूडेनियम की वॉल से। अब जब ड्यूडेनियम की वॉल से ये कॉलिक साइटोकाइनिन और हार्मोन सिक्रीटिन रिलीज होगा तो एसिडिक फूड जो है उसकी डिटेक्शन हो जाएगी, यानी कि जो फूड है कि ये फूड जो है वो एसिडिक है, इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा। प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स को डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन जो है वो कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस बाइकार्बोनेट कंपोनेंट्स फ्रॉम द डक्ट सेल्स एंड एंजाइमेटिक कंपोनेंट्स फ्रॉम द एक्नियर सेल्स। Effect of secreting of the pancreas is to stimulate duct cells. सिक्रीटिंग का इफेक्ट ये होता है कि ये जो डक्ट सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और उसमें से वाटर और बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है। डक्ट सेल के स्टिमुलेट होने की वजह से वाटर और बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है। As soon as this occurs, the enzyme secreted by एक्नायर सेल्स आर फ्लैश्ड आउट ऑफ द पैंक्रियास। और ये जो एंजाइम सिक्रीट होता है ये इसकी वजह से ये जो एक्नायर सेल्स होते हैं ये फ्लैश आउट होते हैं, यानी पैंक्रियाटिक जूस जो है वो सारा का सारा पैंक्रियाटिक डक्ट्स के रास्ते ड्यूडेनियम में आ जाता है। हम इसी पूरे प्रोसेस को फ्लो चार्ट के थ्रू देखें तो फ्लो चार्ट में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन दिखाई गई है, प्रोटीन की डाइजेशन दिखाई गई है, न्यूक्लिक एसिड की डाइजेशन एंड फैट की डाइजेशन। यानी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो हमारा फूड होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स हैं, वो किस तरह से डाइजेस्ट हो रहे हैं उसको फ्लो चार्ट की शक्ल में आपको यहाँ बुक में दिखाया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो ओरल कैविटी या फेरिंक्स एसोफिगस में जो प्रोसेस होता है उसमें पॉलीसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स यानी जो है वो पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड्स एंजाइम्स में से स्लाइवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है और ये स्लाइवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स के लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर पॉलीसेक्राइड्स और माल्टोज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद का जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक अमाइलेज डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं स्मॉलर पॉलीसेक्राइड्स को। और ये जो डाइसेक्राइड्स है ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो और मजीद एंजाइम्स हैं जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम्स फ्रॉम एपिथेलियम्स हैं, वो डाइसेक्राइड्स को मजीद जो है वो सेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं वो डाइजेस्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह से प्रोटीन की डाइजेशन भी दिखाई गई है कि प्रोटीन्स में जो पेप्सिन जो मौजूद होते हैं वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन को और फिर उसके बाद पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स को स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद पैंक्रियाटिक कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज स्मॉल पेप्टाइड्स को मजीद डाईपेप्टाइड्स और कार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज और अमाइनोपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करते हैं। यानी जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं डिफरेंट एंजाइम्स की मदद से और एट द एंड ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन शो की गई है। तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए के लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें पैंक्रियाटिक न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स में डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इन्हें एक एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज जो है ये न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट कर देता है और ये न्यूक्लियोसाइड्स जो हैं वो बाद में अपने मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जिनसे ये मिलकर बने होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस अलहदा हो जाती है, शुगर और फॉस्फेट्स जो है वो अलहदा हो जाते हैं। फैट्स की डाइजेशन में ट्राइग्लाइसरेट्स हेल्प करते हैं और ट्राइग्लाइसरेट्स को पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो ग्लाइसिरोल फैटी एसिड्स और मोनोग्लाइसराइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें एंजाइम्स का एक्शन जीआईटी में जो है वो दिखाया गया है माउथ से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा लास्ट टॉपिक था इस यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड जो हमने डाइजेशन इन मैन का यूनिट पढ़ा और पूरा जो है वो इसमें जितने भी टॉपिक्स थे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो सब डिटेल में स्टडी किए। आज का लास्ट टॉपिक था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज का। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कोई भी क्यूरी है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा ताकि आप लोगों को
उसको क्लियर किया जाए। तमाम टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के लिए और तमाम नोट्स आप लोगों के लिए साथ साथ इस यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर अपलोड करती जा रही हूँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त से मिल सके और आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कर सके और समझ सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।